नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 अगस्त 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ उज्ज्वला 2.0। जानेंगे इस स्कीम के बारे में, अभी क्या नया किया गया है उज्ज्वला स्कीम में। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन 2020 में कर दिया, पर अभी तक भी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं दिखाई दे रही है। जानेंगे। फिर इसी पेज पर दूसरी एक रिपोर्ट है, दैट इज़ NCPCR सर्वे ने ये कहा है कि जो सभी माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनको अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लाना चाहिए। जानेंगे इस रिपोर्ट को भी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हम देखेंगे पेज नंबर 4 पे कि लोकसभा ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अप्रूवल दे दिया है, जिसमें ओबीसी की जो लिस्ट बनती है अदर बैकवर्ड क्लासेस की, उसको बनाने में स्टेट्स की जो पावर थी उसको रिस्टोर करना, इसके लिए ये अमेंडमेंट आया है। थोड़ा बहुत जान लेंगे इस मुद्दे को भी। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स है, दोनों को देखेंगे। एक तो इनलैंड वाटरवेज से रिलेटेड जो अभी लॉ आया है वो, और दूसरा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट में जो एंटी ट्रस्ट प्रोब अभी शुरुआत करने की बात चल रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उस मुद्दे को भी पूरा डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमी पेज। इकोनॉमी पेज पे देखो हम जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे, एक तो यहाँ से आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनके द्वारा ये कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स का मिसयूज़ ना हो, उसको रोकने के लिए सरकार अब जल्दी ही कदम लेने वाली है। ठीक है, और बाकी जितना बचा हुआ न्यूज़पेपर जैसे वर्ल्ड पेज हो गया, इकोनॉमी की दूसरी जो न्यूज़ है वो, स्पोर्ट्स पेज, इनकी एक बार समरी लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, पीएम ने कल ही उज्ज्वला 2.0 नाम से एक नई स्कीम, मतलब पहले जो स्कीम चल रही थी उस स्कीम को स्टार्ट किया है, उसका सेकेंड वर्जन। इसमें यह है कि अब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कोई भी एड्रेस प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गैस कनेक्शन अगर वो नया लेना चाहते हैं तो बेसिकली यूपी में देखो 2022 में इलेक्शंस हैं, तो उनको देखते हुए ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि पॉपुलिस्ट टाइप अप्रोच है। पर हाँ चलो, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जितने ज़्यादा लोग कवर होंगे उतना ही ज़्यादा हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी। तो उन चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें होगा क्या, अब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मान लो यूपी के कोई भी लोग हैं, वो जा कर के अगर महाराष्ट्र में सेटल होते हैं और वहाँ पर उनको गैस कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उनको अब एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी आईडी या कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो एकदम सही है, मैं यहाँ का हूँ, इसके बेसिस पे आप मुझे गैस कनेक्शन दे दो। तो ऐसे में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट ना दे करके सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे उज्ज्वला स्कीम के तहत, उज्ज्वला 2.0 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन फैमिलीज़ को देने की बात की जा रही है जो कि माइग्रेट करके चली जाती हैं। ठीक है, यही बात बताई जा रही है। बावला 75 साल हो गए हमारे इंडिपेंडेंस को, 75वीं साल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो बोला ये एक अपने आप में रेवोल्यूशनरी कदम बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है कि क्राइम से संबंधित जितने भी केसेस हैं उनको पब्लिक में आप शो करो। ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, किसको? पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को लेकर के इस सीरियसनेस दिखा रही है? बिल्कुल भी नहीं। मुद्दा क्या है कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन मतलब जो लोग गैंगस्टर्स हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों को पॉलिटिक्स में लाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन कर सके, या तो डर के बेसिस पे कि हाँ जी ये बंदा डर के, या फिर वो जो क्रिमिनल्स हैं उनकी वैल्यू हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस सिस्टम है उससे ज़्यादा उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स में इन लोगों को कंडक्ट किया जाता है, इंडक्ट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के तहत आपको जितने भी आपके पास में लीडर्स हैं, जितने भी आप इलेक्शन में आपने कैंडिडेट्स खड़े करते हो, बोला आप उनकी डिटेल पहले पब्लिक करोगे कि कितने क्रिमिनल केसेस हैं और किस किस तरीके के केसेस उनके अगेंस्ट में चल चुके हैं और चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में डिक्लेयर कर दी। पर हुआ क्या, अभी देखो 2020 में जब ये डिक्लेरेशन हुआ था उसके जस्ट बाद में बिहार इलेक्शन थे, बोला उस टाइम पे भी किसी भी पार्टी ने ये डिटेल्स नहीं डिक्लेयर की। दूसरा चीज़ ये आ गई
कि अब यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो नए जो इलेक्शन होंगे उनसे पहले पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पार्टीज अपनी सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरी डिटेल पब्लिक डोमेन में रिलीज करें। तो ये बात लेकर के पिटिशनर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RF नरीमन और BR गवई ये इस पूरे मुद्दे को सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला ये बहुत ही गलत है। देखो इस तरीके की जो सिस्टम है ये, इसको मतलब एक तरीके से आप ये देखो कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं, कि कोर्ट ने तो फरवरी 13 2020 में ही डायरेक्शन दे दी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में रिलीज करेंगी, पर एक भी पार्टी अगर नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं, ऐसे में उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही बात बोली जा रही है। फिर आगे बताया जा रहा है कि अगर आप नहीं रिलीज करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन को तो वो चीज आप जो डेमोक्रेटिक एथोज हैं बोलो उनके अगेंस्ट में चली जाती है। तो मेन चीजें थी वो ये। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये बात बोली जा चुकी है बार बार कि आप जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरी डिटेल आप डिक्लेयर करोगे अच्छे से पूरा पब्लिक डोमेन में, ठीक है। और तो बाकी देखो इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा भी है कि बेंच ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने BJP, JDU, RJT, LJP, CPI इनको ये कहा कि भाई इन सभी पार्टीज को ये कहा कि आप 1 लाख रुपया डिपॉजिट कराओ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 8 हफ्तों के अंदर अंदर, अगर आप इस तरीके के एक्शन टाइम पे नहीं लेते हो तो एक पेनल्टी वाइज। तो वो जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को ये पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होने देना चाह रही है, जो कि गलत है, ठीक है। तो ये बात है मेन। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को ख़त्म करना। पिटिशनर जो थे वो एक कह सकते हो एडवोकेट हैं, उन्होंने ये लगाई थी, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी क्या निकल के आता है। फिलहाल इतना ही था कि पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन को चेक करना बहुत ज़रूरी है, रोकना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है NCPCR सर्वे। इसने ये बताया है कि गैप्स बहुत सारे हैं और माइनॉरिटी स्कूल को भी अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लाना चाहिए। देखो नेशन वाइड एक असेसमेंट कंडक्ट किया गया, किसके द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और उन्होंने ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल क्या, जितनी भी स्कूल्स हमारे यहाँ पर चल रही हैं उन सभी स्कूल्स को गवर्नमेंट को राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान कैंपेन के तहत लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखो दोनों स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। तो एक तरफ तो आप क्या करते हो कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है हमारे यहाँ पर, जिसमें क्या प्रोविज़न किया हुआ है कि कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन लेना चाहे या फिर आप डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करना चाह रहे हो, ठीक है, आप राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, शिक्षा के अधिकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की बात करते हो, और साथ में आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन ही बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। बोला इन दोनों को आप जब इंप्लीमेंट करते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेशंस भी खत्म करने हैं, और साथ में आप ये भी देखो ना कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो भी स्कूल्स हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब जो नंबर्स में कम है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे कोई सी भी माइनॉरिटी हो, बोले इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लाने की ज़रूरत है। ये बात इन्होंने बोली। इस NCPCR रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि 74% स्टूडेंट जो है ना क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में वो नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी के। आप देखो नाम तो क्या है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स का, क्रिश्चियन लोगों की हो गई है, राइट। तो ऐसे में वो हो गए माइनॉरिटी, नंबर्स में बहुत कम है, माइनॉरिटी में हो गए। अब उस माइनॉरिटी स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो कौन पढ़ते हैं, नॉन माइनॉरिटी, मेजोरिटी के लोग बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इन माइनॉरिटी स्कूल्स को भी लाने की ज़रूरत है राइट टू एजुकेशन के एम्बिट के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ आप देख सकते हो कि दूसरे सेगमेंट में भी आगे हम देखेंगे कि कितनी स्कूल है, कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ पर पढ़ता कौन है। देखो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था ना, उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छूट दे दी गई थी। क्या कहा गया था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वो अपने अफेयर्स को अपने हिसाब से कंडक्ट करें, और वहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो है उसको हम इम्प्लीमेंट या अप्लाई नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि आर्टिकल 30 के तहत जो माइनॉरिटीज़ को आपने फ्रीडम दे रखी है, फंडामेंटल राइट दे रखा है कि वो लिंग्विस्टिक, रिलीजियस या फिर कोई भी आप कल्चरल बेसिस के ऊपर वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और वहाँ पर मेजॉरिटी वाले कानून वहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। पर हमने अभी क्या देखा
कि क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर 72 से ज़्यादा % स्टूडेंट्स तो नॉन माइनॉरिटी के हैं, तो वो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन केवल नाम की रह गई। तो ये चीज़ क्या आ जाती है कि अब हमें ज़रूरत है कि क्यों ना 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप अच्छे से अप्लाई करो। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। और आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, देखो पहले फंडामेंटल राइट बना हुआ है, तो आप कैसे बच्चों को डिप्राइव कर सकते हो क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तो नंबर अच्छी खासी है माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें, तो ओवरऑल जितने भी बच्चे एजुकेशन से बाहर है ना इंडिया में, उसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स या स्टूडेंट एजुकेशन लेने वाले जो बच्चे हैं, उन वो जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो बोले ये चीज़ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो रही है। तो इस चीज़ में हमें करेक्शन लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिलीजन वाइज देखो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की पॉपुलेशन अगर इंडियन पॉपुलेशन में देखो तो 11.54% आप मोर और लेस मैनेज होते हुए देखोगे। तो बोला उनकी स्कूल की परसेंटेज वाइज देखोगे तो क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी स्कूल्स को रन कर रही है, 71.96। ऐसे ही मुस्लिम्स हैं, वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 69, मतलब माइनॉरिटीज़ की बात चल रही है। अगर 100 माइनॉरिटीज़ हैं तो 100 माइनॉरिटीज़ में से क्रिश्चियन कितने हैं, 11.54, और वो रन कितने माइनॉरिटी स्कूल्स कर रही हैं, 71.96। सिमिलरली मुस्लिम्स कितने हैं टोटल माइनॉरिटीज में से, 69.18%, और पॉपुलेशन वाइज, और जबकि स्कूल कितनी चल रही है उनकी, 22.75%। सेम चीज 6 की बात करो, माइनॉरिटीज में कितनी पॉपुलेशन है, 9.78%, जबकि माइनॉरिटीज की जो ये 6 हैं इनका स्कूल कितने चलते हैं, 1.54। सेम चीज बुद्धिस्ट पे अप्लाई कर दो, सेम जैन जेंट्स पे। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट लाने का मेन जो मुद्दा था वो ये कि आप 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन तो कम से कम आप प्रोवाइड करोगे, जिससे कि बच्चा अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, एक अच्छी खासी डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। तो ऐसे में राइट टू एजुकेशन एक्ट को और ज़्यादा ब्रॉडर बनाने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा ने देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए जो 127वां बिल लाया गया है उसको अप्रूवल दे दिया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 127th अमेंडमेंट बिल लाने की बात की जा रही है, और ये 2021 के अभी जो मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसको देखो 385 आइज मिले हैं और 0 नोज मिले हैं। दैट मीन्स कि 385 जो मेंबर्स थे उन्होंने हाँ कहा है इस अमेंडमेंट को, और नोज मतलब मना करने वाला एक भी बंदा नहीं था लोकसभा के अंदर जब वोटिंग हुई इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जब पास करवाने की बात की गई। तो इस बिल में मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो ओबीसी की लिस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है, बोलो उसको स्टेट अपने हिसाब से रिलीज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। किस बेसिस पे, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस पे। तो इससे क्या हो जाएगा, जॉब्स में और ये जो एडमिशन होते हैं एजुकेशन के लिए उनमें उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि अभी जो प्रीवियस अमेंडमेंट था जिसके तहत अब क्या कर दिया गया था, जिसमें ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट है उनका एम्पावर कर दिया था कि जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के तहत ओबीसी जो बनेगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनकी लिस्ट को अपडेट प्रेसिडेंट ही कर पाएंगे। तो स्टेट अगर अपने लेवल पे कुछ करना चाहे तो वो पावर उनकी खत्म हो गई। तो उस चीज को रीस्टोर करने के लिए क्या कर दिया गया है, रीस्टोर करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, 127th अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब अगर ये पारित हो जाएगा, और पारित होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि स्टेट्स को अगर ऑटोनॉमी मिलती है, और मिली हुई थी पहले, बस वो जब अमेंडमेंट प्रीवियस आया तो उस रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो उस टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो मिस हो गया था, मिसअंडरस्टैंड। और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे थे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर कर दिया था कि कौन सी कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में डाल सकते हो, किसको नहीं डाल सकते। और ये महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात की थी, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिव्यू दिया तब आया था ये चीज़ क्लियर होकर कि ये तो स्टेट्स की पावर ही खत्म हो गई कि वो भी अपने हिसाब से किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी में डाल सकते हैं। तो उस चीज़ को रिस्टोर किया गया है अभी। ठीक है, मतलब करने के लिए बिल लाया गया है, पारित होते ही हो जाएगा। एक ये डिमांड की जा रही है कि बोले इंदिरा साहनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% की कैपिंग लगा दी ना रिजर्वेशन पे, बोलो इस कैपिंग को हटाओ। ठीक है, और जैसे ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से रिजर्वेशन के प्रोविज़न करने के लिए आप स्कोप देखो आगे क्या बात होती है वो देखते हैं। बाकी सभी पार्टीज ने इस चीज़ के लिए हामी भरी है। आगे चलते हैं।
फिर देखो इसी पेज पे है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और एक टाइम ऐसा आने का चांस है कि जब लगातार ये स्पाइरल अप होता चला जाएगा तो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा। एफसीआई ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में 2017-18 के अंदर आप देखो 817 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 2018-19 में 828, फिर आप देखो 2000 सितंबर 2020 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो 406। कितने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं करप्शन के। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट में बोलो उनको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अगेंस्ट में एक एक्शन लेना ज़रूरी है। तो ऐसे में देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये भी अपने अपने 2-2, 3-3 केसेस को भी टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। तो आपके लिए टास्क क्या है, सीबीआई और सीवीसी इन दोनों के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये जो बॉडीज़ हैं इनके ऊपर देखो क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन पेज पे, कनेक्टिंग इंडिया बाय इनलैंड वाटरवेज, व्हाट चेंजेस इन सेंचुरी ओल्ड वेसल लॉ। अभी कानून में चेंज लाया गया है। अब पहले तो ये देखो कि अभी जो अंडर ऑपरेशन है, मतलब ऐसे वाटरवेज जहां पर मतलब काम चल रहा है आराम से, जो कार्गोज हैं, शिप्स हैं, वो आ जा रहे हैं, माल को ले जाने लाने में सक्सेसफुल हैं। तो ऐसे टोटल 13 हैं। एक तो ये नाम आप जरूर लिख लेना, 13 वाटरवेज हैं जो कि अभी अंडर ऑपरेशन है, मतलब वहाँ पर काम हो रहा है, फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है। अब ये नाम देख लो आप, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है गंगा भागीरथी हुगली, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में, 1620 किलोमीटर का है, सबसे लंबा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ तक आ रहा है, हल्दिया तक। ठीक है, मेजरली इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा पर। दूसरा है नेशनल वाटरवे सेकंड ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, जिसमें आप देख सकते हो इधर सदिया है और इधर दुबरी है, सदिया से दुबरी तक ये 891 किलोमीटर्स है। NH3 की बात करो तो वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपाकरण कैनाल और उद्योग मंडल कैनाल, इनको सबको कंबाइन करके 205 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है जो कि नेशनल वाटरवे 3 है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आप देख सकते हो नेशनल वाटरवे 4, इसमें आप देख सकते हो कृष्णा रिवर पर है, ये मुक्तियाला और विजयवाड़ा के बीच में ये 82 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कृष्णा रिवर का ट्रेस है और ये नेशनल वाटरवे 4 का पार्ट हो गया। तो ऐसे 10, 83, 85, 91, 68 ये सारे के सारे मिलाकर के टोटल कितने हो जाते हैं, 13, जो कि अलग अलग रीजन में लोकेटेड हैं। ये यहाँ पर आप मैप में अच्छे से देख सकते हो। बाकी मैं सुबह न्यूज़पेपर शेयर भी कर दूंगा तो आप देख लेना। ओके, अब देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा आर्टिकल में कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। लास्ट वीक पार्लियामेंट ने अभी नए लॉ को अप्रूवल दे दिया है अपनी तरफ से, जिससे कि जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं इनलैंड वाटरवेज, अब इनलैंड वाटरवेज आपको क्लियर हो गया कि नदियों के पानी के तहत या फिर पानी पे आप वहाँ पर शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने जो रोड होती है, नेशनल हाईवेज होते हैं, उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज आपने क्रिएट कर दिए। तो ऐसे में नेविगेशन एफिशिएंट हो, ईजी हो और साथ में एक एफिशिएंट मैनर में रेगुलेशंस हो, रूल्स हो, उनके लिए ये मेथड तैयार किया गया है, ये कानून लाया गया है। तो टोटल आप इनलैंड वाटरवेज की लेंथ देखोगे ना इंडिया में, वो 15,000 किलोमीटर की बताई जा रही है, जो कि अलग अलग रिवर्स, चैनल, बैक वाटर, क्रीक्स, इनमें अलग अलग एरिया में फैली हुई है। तो बात ऐसी है कि पुराने कानून की क्या लिमिटेशंस थी। देखो, इनलैंड वेसल बिल 2021 जो अभी पारित हो गया ना पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलते ही ये फिर कानून बन जाएगा। ये इनलैंड वेसल एक्ट ऑफ 1917 को रिप्लेस करेगा। एक तो देख लो, लगभग 1 सेंचुरी पुराना ये बिल है, पुराना कानून है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए आप प्लीज। तो ये जो 1917 का जो ये वेसल एक्ट था, इसी को रिप्लेस करेगा अभी जो ये लेटेस्ट अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, जो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद में। इससे क्या हो जाएगा कि जो इनलैंड वेसल्स हैं, वेसल मूवमेंट है इनलैंड वाटर्स में, ये रिवर्स के ऊपर जो नेशनल वाटरवेज बने हुए हैं, तो इनके ऊपर वेसल को रेगुलेट करना, इसके लिए ये कानून लाया गया है। तो 1917 के एक्ट की अगर बात करें तो ये प्योरली किस पे फोकस था, कंसोलिडेशन पे, कि आप एक ऐसा कानून बना लो जिसमें कि जितने भी वाटरवेज हैं उनके ऊपर आप लगाम लगा सको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 1917 का देखो, इसमें 1977 और 2007 में अमेंडमेंट भी किए गए, पर अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि एक ड्रास्टिक चेंज की डिमांड कर रही थी। तो ये जो नया कानून लाया गया है ना, इसमें देखो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अथॉरिटी दी जा रही है। जैसे इसमें एक सिंपल सा तरीका समझो कि आप अगर गुजरात से हो
तो आप अगर कोई भी व्हीकल खरीदते हो, जैसे टू व्हीलर आप परचेज कर रहे हो, तो क्या होता है टू व्हीलर के लिए कि आप जाते हो, अपनी आईडी देते हो, अपना पैसा सबमिट करते हो और वहां पर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप अगर परचेज करने जा रहे हो तो आपके लाइसेंस की भी एक कॉपी लगेगी कि हाँ जी आप एक वैलिड ड्राइवर हो कि नहीं। तो उसके बेसिस पे आपने सारा वेरिफिकेशन कराया और वो जो व्हीकल है वो आपको इशू कर दिया जाएगा, ले लोगे आप, और उसकी नंबर प्लेट बना दी जाएगी। उस नंबर प्लेट को क्या बोल दोगे आप, आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जाएगा उस पर्टिकुलर व्हीकल की। तो वो चीज़ जो हो गई ना, इसी तरीके से आप यहाँ पर जो वेसल्स हैं, जो जहाज हैं, उनके लिए सेम चीज़ की जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के यहाँ से एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन किसी वेसल का इशू करेगा और उसमें क्या क्या कानून वहाँ पर अप्लाई होंगे कि हाँ जी आप सिटी में चल रहे हो तो 50 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते हो, आपकी बाइक की स्पीड, ठीक है। और अगर ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है तो 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते हो। सेम चीज़ आपके लिए अप्लाई हो जाएगी किस पे, वेसल्स पे, कि कितना लोड वो ले जा सकते हैं, कितने वहाँ पर पर्सनल्स डिप्लॉय रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें। साथ में जो लिमिटेशन है वो भी अप्लाई की जाएगी। साथ में जो नॉन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं, अब यहाँ पर आप देखो कि नेशनल वाटरवेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूपी का अलग आ रहा है, बिहार का अलग आ रहा है, वेस्ट बंगाल का अलग आ रहा है। तो यहाँ पर अगर सेम ज्यूरिसडिक्शन आपके पास में नहीं होगा तो एक जहाज को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए जाएं। वही बात कि आप अपनी कार लेकर के महाराष्ट्र से निकले और लद्दाख की ट्रिप पे चले गए, तो ऐसे में आपको कोई बीच में नहीं रोकेगा, रोकेगा भी तो आपके केवल वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या हो गया, एक वैलिडिटी हो गई, एक अप्रूवल हो गया, एक कह सकते हैं ना एफिशिएंटली ट्रेड का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो भी शिप्स में माल आ जा रहा है इनलैंड वाटरवेज में, तो उनको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हर्डल फ्री सीमलेस नेविगेशन इंश्योर हो पाएगा। ठीक है, अब नया क्या है वो चीज़ मैंने आपको बातों बातों में पहले ही बता दी है। ठीक है, कि जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लिए सभी वेसल्स को अप्रूवल दे देना। एक स्टेट में तो आप रजिस्टर हो जाओ और फिर उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया आप मूवमेंट कर सकते हो। हाँ, शर्त यह है कि जो भी रिक्वायरमेंट है इस कानून के तहत वो सारा आपकी फुलफिल हो, जैसे कि लाइसेंस है कि नहीं, इंश्योरेंस ले रखा है या नहीं, या बिना कोई रजिस्ट्रेशन के आप वेसल को चला रहे हो। वेसल का मतलब जहाज होते हैं छोटे, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल वाटरवेज की बात करें तो 2016 में टोटल 111 नेशनल वाटरवेज हो चुके हैं अब तक इंडिया में, ये ध्यान रखें आप। और इसके लिए नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 आया था, ठीक है। और इनमें से 13 नेशनल वाटरवेज हैं वो ऑपरेशन में चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर शिपिंग, नेविगेशन, पैसेंजर का आना जाना ये सब चल रहा है, जो हमने अभी इमेज में पहले ही देख लिया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है वो सारा मैनेज करती है, और ये अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये ध्यान रखोगे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ये, ओके। और मतलब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड द नेशनल वाटरवे। अब इसमें कॉमर्शियल नेविगेशन भी होता है। अब इसमें देखो असिस्टेंस किसकी मिल रही है नेशनल वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, वर्ल्ड बैंक की। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, ध्यान रखोगे आप ये। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर ज़्यादा माल का आना जाना रहेगा तो बोलो बहुत फायदा होगा। कैसे कि 1 लीटर, यहां पर राइट्स करके एक इंस्टीट्यूशन, उसने गवर्नमेंट के लिए स्टडी कंडक्ट की तो पता पड़ा कि 1 लीटर फ्यूल में आप 24 टन को 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हो अगर रोड से जा रहे हो, मतलब ट्रक्स में जा रहे हो। तो अगर उसी 1 लीटर तेल को आपने रेलवे के लिए यूज कर लिया तो आप 95 टन्स जो हैं वो 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। और अब आप देखो कि नेशनल वाटरवेज के थ्रू वाटरवेज का कितना फायदा है इनलैंड वाटरवेज का, कि उसी 1 लीटर फ्यूल में अगर आप इनलैंड वाटरवेज का यूज कर रहे हो तो 215 टन्स को आप 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। तो कितना ज्यादा इकोनॉमिकली ये वायबल चीज हो गई, फ्यूल कितना कम कंज्यूम होगा। या फिर रुपए के बेसिस पे देखो तो 1 टन को अगर आप 1 किलोमीटर तक लेके जाते हो तो देखो, रोड रेलवे में तो लगता है 1.36 रुपया, हाईवे पे लगता है 2.50, है ना। और अगर आप वाटरवेज में लेके जाते हो तो इन दोनों से कम 1.06। तो फायदे वाला सौदा है कि नहीं। तो यही चीज अप्लाई करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है हमारे वाटरवेज। हम अभी तक भी देखें तो ओवरऑल एक साल के अंदर 55 मिलियन टन से ज़्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं इनलैंड वाटरवेज के बेसिस पे। तो क्यों ना इसको और इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। और अभी मेनली जो चल रही हैं जैसे गंगा, भागीरथी, हुगली वाला, ब्रह्मपुत्रा, बराक, या गोवा की जो रिवर्स हैं वो, या फिर आप देख सकते हो बैक वाटर्स जैसे केरला के अंदर, ठीक है। बैक वाटर का मतलब कि जो ओशन के आसपास में
पानी इकट्ठा हो जाता है ना, जैसे इस तरीके से मान लो ये है पूरा का पूरा एक कोस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ओशन वाटर्स हैं, तो इनके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट का करो, ठीक है। इनलैंड वाटर्स मुंबई में गोदावरी कृष्णा रिवर, बोला इन पे ही ऑपरेशन चल रहे हैं, और इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया जाएगा तो हमें फ़ायदा बहुत होगा, ठीक है। ऑपोजिशन ने देखो थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है कि बोला कि ये बिल जो है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ लेकर के जा रहा है, पर बात ऐसी है कि इसमें आप देख सकते हो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनने के फायदे बहुत होंगे जो भी वेसल ऑपरेटर्स हैं उनको, ठीक है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी रहेगी, और जो मोटर व्हीकल का एग्जांपल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरे फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें देखो थोड़ा सा ये है कि मान लो कि कोई एक वेसल है रिवर में, नेशनल वाटरवे में कोई वेसल यहाँ पे फंस गया और यहाँ से सिग्नल दे दिया उसने कि भाई मैं डिस्ट्रेस में हूँ, हमारा जहाज डूब सकता है, परेशानी में है, तो वो डिस्ट्रेस का जो सिग्नल है ना, वो सिग्नल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसको अगर आसपास में कोई दूसरा जहाज चल रहा है, दूसरा वेसल चल रहा है और उसने वहां पर कोई हेल्प नहीं की तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो असिस्टेंस के लिए भी वहां पर मैंडेटरी किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट हो जाए तो उनके लिए जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसके वहां पर ज्यूरिसडिक्शन में वो काम हो जाएगा, तो पुलिस स्टेशन का भी प्रोविजन एकदम क्लियर हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम कितने लोग होंगे इस पर्टिकुलर एक शिप के ऊपर या एक वेसल के ऊपर वो भी फिक्स कर दिया है, और इन सभी चीज़ों के लिए कंप्लायंस अगर करते हैं तब तो ठीक है, जो भी वेसल ऑपरेटर्स हैं वो, और नहीं करते हैं तो 10,000 रुपये तो पहली गलती के, और उसके बाद में अगर बैक टू बैक गलतियां करते रहे तो 25,000 रुपये हर गलती के हिसाब से चार्ज फाइन किया जाएगा। तो ये जो नया लॉ है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बना रहा है पहली चीज़ तो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से यहाँ पर एक कॉमन स्टैंडर्ड क्रिएट कर रही है ना, तो इससे फायदे बहुत हैं। एक तो क्या हो जाएगा, फ्यूल को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि जो ये वेसल्स हैं इनके लिए फिक्स कर दिया जाएगा कि जो भी पॉल्यूटेंट है या सीवेज हैं, जो भी गंदगी इन वेसल से रिलीज हो रिवर में या फिर कोई भी वाटर बॉडी में, तो उनको रिलीज करने से पहले मतलब वो लिमिटेशंस के अंदर उनको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गंदगी उन्होंने रिवर्स में बहुत सारी डाल दी, तो उसके लिए भी लिमिटेशन है। तो बिल में देखो एक फंड मेंटेन करने की बात भी की गई है जो कि इमरजेंसी के लिए तैयार किया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल होना, इस तरीके से इनलैंड वाटर नेविगेशन है उसको प्रमोट करना, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है इसी तरीके से इन्हीं लाइन के ऊपर स्कीम बना सकेगी, ठीक है। और साथ में कार्गोज को बेचना, उनके जो बचे कुचे टुकड़े हैं उनको खरीदना बेचना, उसमें भी कंट्रीब्यूशन स्टेक होल्डर्स का रहे और उसके साथ में रेगुलेशन भी प्रॉपर हो सके। तो ये था पूरा। आगे चलते हैं। फिर जो है ये है इन इशू इन एंटी ट्रस्ट प्रोब अगेंस्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। देखो इस आर्टिकल में ये बताया सुप्रीम कोर्ट में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पहुंच गए कि बोला कर्नाटका हाई कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रूवल दे दिया है कि वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ में जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहे वो कर सकते हैं। मुद्दा क्या है कि एक महासंगठन, नाम है दिल्ली व्यापार महासंगठन, उन्होंने अपनी तरफ से एक ब्लेम किया है या फिर एक पिटीशन लगाई है, आप कह सकते हैं केस दायर किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जो है ना वो एंटी कॉम्पिटिटिव कदम उठाती हैं, जिसके चलते जो दूसरे व्यापारी हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस बात को लेकर के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की डेट फिक्स की, तब फिर बाद में ये अमेजॉन और ये जो वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट में ज़्यादातर शेयर तो वॉलमार्ट के हैं ना, तो ये पहुंच गए कहां पर, कर्नाटका हाई कोर्ट में। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि बोले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी कर रहा है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कदम है और उनमें हम बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेंगे और दोनों कंपनियों के खिलाफ में ये प्रोब की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। फिर इस चीज़ के अगेंस्ट में फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके से पिटीशन लगाई गई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जी जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को लेकर के पहले भी यहाँ पर इंडिया में ही नहीं, यूएसए में भी देखो अमेजॉन या फिर दूसरी जो कंपनियाँ हैं, ये जो गाफा कंपनीज हैं या फिर जो टेक्निकल जाइंट कंपनीज हो चुकी हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर भी एंटी ट्रस्ट लॉज, एंटी ट्रस्ट स्टांस लिए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। अभी रशिया ने फाइन लगाया था गूगल के ऊपर, ठीक है। इधर देखो फेसबुक में या फिर और जो दूसरी कंपनीज हैं, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, इन पर भी लगातार बैक टू बैक कुछ ना कुछ आते रहती है प्रॉब्लम। तो मुद्दा क्या है
कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करती हैं, जो सेलर्स हैं उनके साथ में बोला एक अपना बॉन्ड साइन कर लेती हैं और वो कहती हैं कि आपके प्रोडक्ट को हम इतने रुपए में हमारे इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे बेच देंगे और उसमें आप हमें ये बताओ कितना रुपया दोगे। तो वो फिर डील हो जाती है, तो फिर उस प्रोडक्ट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि मान लो कोई XYZ कंपनी है, उसके साथ में अमेजोन ने कुछ अपने एग्रीमेंट कर लिए, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, उस XYZ कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि दूसरे जो कंपनियां हैं ABC बची हुई जितनी भी, उनको फिर वहां पर कंपटीशन में उतरने का मौका ही नहीं मिलता, वो पहले ही फेल हो जाती हैं। इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लाया गया था ना, कि ये नेगेटिवली, ये जो कदम है इस तरीके के, ये नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं कंपटीशन को। और मार्केट इकोनॉमी में देखो, कंपटीशन नहीं होगा तो फिर बाद में तो फिर मोनोपोली या डिओपोली चलनी शुरू हो जाएगी, तो वो चीज़ फिर क्या गलत हो जाती है। तो इसीलिए ये एंटी ट्रस्ट का मुद्दा सामने आया है। आगे चलते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इकोनॉमी पेज से है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फाइनेंस के द्वारा ये कहा गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के द्वारा, कि गवर्नमेंट जो है वो जल्दी ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि क्रिप्टो करेंसीज के बेसिस पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, इन एक्टिविटीज़ को बोला पेमेंट ना हो, उसको रोकने के लिए हम जल्दी ही कानून लेकर के आएंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, इनके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो इनको अभी देखो कोई लीगल टेंडर तो डिक्लेयर किया नहीं है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जैसे RBI रुपया या रुपी नोट जो है वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर देते हैं, तो वो चीज़ें तो देखो अभी है नहीं क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो इनका क्या, इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़ के लिए मिसयूज़ किया जाता है, तो उसको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यही बात कही गई है राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी के द्वारा कि जी हम इन चीज़ों को रोकने के लिए जल्दी कानून लेकर के आएंगे। इसके अलावा कोइन DCX ये भी वर्चुअल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जैसे सेंसेक्स निफ्टी ये होता है ना, उसी तरीके से। तो ये पहली ऐसी प्लेटफॉर्म बन गई है जिसको यूनिकॉर्न डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन कितना हो गया कोइंस DCX का 1.1 बिलियन। तो ऐसे में यूनिकॉर्न स्टेटस कब मिलता है किसी भी एंटिटी को, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो उनको आप यूनिकॉर्न बोल दिया करते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो इतना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं यहाँ पर, एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि एयरटेल भारती की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है कि आप अगर मार्केट में नए प्लेयर्स को अलाउ करना चाहते हो, कंपटीशन लाना चाहते हो टेलीकॉम सेक्टर में, तो बोला 3+1 स्ट्रक्चर के ऊपर काम करो, 3+1 स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये आप ध्यान ही रखना कि 3+1 स्ट्रक्चर रिसेंटली न्यूज़ में था, किस पर्टिकुलर सेगमेंट से एसोसिएटेड है, तो टेलीकॉम सेक्टर से। ये ध्यान रखोगे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक यूनिक सी चीज़ है ये। ठीक है, बाकी तो देखो इधर टेक महिंद्रा है, वो भी अपने ड्रग को लॉन्च करने वाली है। इधर बाकी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एक बार समरी और देख लेते हैं। वर्ल्ड पेज पे आप देख सकते हो कि एक तो तालिबान लगातार अपनी पकड़ बनाए जा रहा है, और इधर दूर से USA बोल रहा है कि तालिबान अगर इसी तरीके से अपनी दादागिरी चलाता रहा तो तालिबान को हम आइसोलेट कर देंगे। अब देखते हैं होता है क्या, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होने लग गई हैं फिर से। और तो बाकी देखो एक भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड पेज पे जिसको हमें डिटेल में देखना हो। ठीक है, बाकी आप खुद से देख लेना। ठीक है, थैंक यू।